जाते जस्टिन ट्रूडो ने भारत के लिए एक बड़ा ही गेम प्लान किया और इस गेम का क्या असर हो रहा है जानेंगे ही। दूसरी तरफ बांग्लादेश को ढेर सारा पैसा कनाडा ने क्यों दिया है। अब नए पीएम आए हैं और नए पीएम ने आते ही भारत को लेकर क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कनाडा ने बांग्लादेश और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए 272.1 मिलियन कनाडाई डॉलर यानी कि करीब 1650 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है, जबकि अमेरिका ने अपनी वित्तीय सहायता को बंद कर दिया है। ये खबर बताती है कि कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री अहमद हुसैन ने रविवार 9 मार्च 2025 को वैंकूवर में एक कार्यक्रम में ये घोषणा की। ये सहायता बांग्लादेश और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 14 विभिन्न परियोजनाओं के लिए दी जाएगी, जिसमें लैंगिक समानता, प्रजनन, स्वास्थ्य और समावेशी शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। ये राशि अन्य देशों और दानदाताओं के योगदान के साथ मिलकर खर्च की जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कनाडा की ये पहल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से बिल्कुल अलग है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को बंद कर दिया, जिसे कनाडा ने खतरनाक पीछे हटना करार दिया है। कनाडा का मानना है कि ये सहायता बांग्लादेश के साथ उसके लंबे समय से चले आ रहे लोगों के संबंधों को मजबूत करेगी। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कनाडा की लिबरल सरकार वसंत में संभावित चुनाव की तैयारी कर रही है। ये सहायता कनाडा की विदेश नीति का हिस्सा है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की कोशिश करती है। बांग्लादेश जो हाल ही में राजनीतिक उथल-पुथल शेख हसीना सरकार के पतन से गुजरा है, इसके लिए ये सहायता आर्थिक और सामाजिक स्थिरता लाने में मदद करेगी। दूसरी ओर अमेरिका का यूएसएड बंद करना वैश्विक सहायता कार्यक्रम के लिए एक बड़ा झटका है और कनाडा इसे भरने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों देशों के नीतियों में अंतर को भी दिखलाता है। जहां ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पर ध्यान दे रहे हैं, तो वहीं कनाडा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। इस स्थिति को समझने के लिए हम 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान कनाडा की भूमिका का उदाहरण ले लेते हैं। जब पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा और लाखों शरणार्थी भारत में आए, तो कनाडा ने मानवीय सहायता प्रदान की थी। उस समय कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से भोजन, चिकित्सा आपूर्ति, शरणार्थी सहायता के लिए फंड भेजा था। 1971 में कनाडा ने लगभग 10 मिलियन कनाडाई डॉलर की सहायता दी थी, जो आज के मूल्य में बहुत अधिक होगी। ये सहायता भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस समय अमेरिका ने तटस्थ रुख अपनाया था और पाकिस्तान का समर्थन किया था। 1971 में कनाडा की ये मदद एक ऐतिहासिक मिसाल है कि कैसे उसने संकट के समय बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश की। आज की 272.1 मिलियन डॉलर की सहायता उस पुरानी प्रतिबद्धता का आधुनिक रूप है, जो दिखलाती है कि कनाडा लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है। ये सहायता तब आई जब अमेरिका ने अपने विदेशी सहायता को लगभग पूरी तरीके से रोक दिया है। ट्रंप प्रशासन ने यूएसएड को बंद करके वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य परियोजनाओं को प्रभावित किया है। कनाडा ने पहले भी यूएसएड के साथ मिलकर कई परियोजनाओं जैसे कि पेरू में जल प्रबंधन, गाजा में राहत कार्य में काम किया। अब जब अमेरिका पीछे हट रहा है, तो कनाडा इस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में हाल की अस्थिरता के बाद ये सहायता वहां की नई सरकार को स्थिरता देने, कनाडा के साथ संबंध मजबूत करने में मदद कर सकती है। ये कदम कनाडा की कूटनीति का भी हिस्सा है, क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन और भारत जैसे देशों का प्रभाव बढ़ रहा है। कनाडा इस क्षेत्र में अपनी साख बनाए रखना चाहता है, खासकर तब जब भारत ने भी बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करी है। ये रिपोर्ट दिखाती है कि कनाडा बांग्लादेश और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी भूमिका को गंभीरता से ले रहा है, खासकर तब जब अमेरिका पीछे हट रहा है। ऐतिहासिक रूप से 1971 में बांग्लादेश संकट के दौरान कनाडा की सहायता एक मिसाल थी और आज एक बार फिर से ऐसा देखने को मिल रहा है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं बात करें कि कनाडा को अगर इतना ही प्यार था, तो फिर कनाडा ने शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारे को लौटा क्यों नहीं दिया, जो अभी भी इनके देश के अंदर कथित तौर पर मौजूद है। कई बार बांग्लादेश की सरकार ने मांग करी थी। अब्दुल मजीद
उन लोगों में से एक है जिन्हें 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु भी कहा जाता है, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। उनकी हत्या 15 अगस्त 1975 को एक सैन्य तख्तापलट के दौरान हुई थी, जिसमें उनके परिवार के ज्यादातर सदस्य मारे गए थे। इस हत्या के बाद कई दोषियों को सजा सुनाई गई, लेकिन कुछ लोग देश छोड़कर भाग गए, जिनमें से एक अब कनाडा में रह रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश का कहना है कि ये व्यक्ति पिछले कई सालों से कनाडा में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश की सरकार कई बार पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी है, लेकिन अभी तक कनाडा ने वापस नहीं भेजा है। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या बांग्लादेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दुखद घटना थी। इस स्थिति को समझने के लिए 1996 में बांग्लादेश द्वारा दोषियों की सजा देने की प्रक्रिया का भी उदाहरण कर सकते हैं। जब शेख हसीना 1996 में प्रधानमंत्री तो बनी, तो उन्होंने अपने पिता के हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल बनाया। उस समय कई दोषी देश के भीतर ही थे, लेकिन कुछ विदेश भाग गए थे। हसीना सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इन भगोड़ों को ट्रैक करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए 2009 में 5 दोषियों को फांसी दी गई थी, जिन्हें लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सजा सुनाई गई थी। ये प्रक्रिया दिखलाती है कि बांग्लादेश अपने ऐतिहासिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने के लिए कितना संकल्पित रहा है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो ये तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल है। आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है? तो दरअसल मार्क कार्नी, जो हाल ही में कनाडा की लिबरल पार्टी के नेता चुने गए हैं और जल्द ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार नीतियों और कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात के खिलाफ इन्होंने कड़ा रुख अपनाया है। मार्क कार्नी ने 9 मार्च 2025 को लिबरल पार्टी के नेतृत्व प्रतियोगिता में 85.9% वोटों के साथ जीत हासिल करी, जस्टिन ट्रूडो की जगह ली। अपने पहले भाषण में उन्होंने कनाडा की संप्रभुता की रक्षा करने का वादा किया, डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों और व्यापार युद्ध के खिलाफ मजबूत संदेश दिया। कार्नी ने कहा कि अमेरिका कनाडा नहीं है और कनाडा कभी भी किसी भी तरह से अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने इस लड़ाई को शुरू नहीं किया, लेकिन जब कोई हम पर हमला करता है तो कनाडाई हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकियों को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। व्यापार में जैसे हॉकी में कनाडा जीतेगा, जैसे हॉकी में जीता वैसे ही जीतेगा। ट्रंप ने कनाडा पर नए टैरिफ लगाए हैं और बार बार कहा है कि वो कनाडा के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि पानी, जमीन, ऊर्जा पर अधिकार चाहते हैं। कार्नी ने अपने भाषण में चेतावनी दी है कि अमेरिकी हमारे संसाधन, हमारी जमीन, हमारा देश चाहते हैं। अगर वे सफल हुए तो वे हमारी जीवन शैली को नष्ट कर देंगे। ये बयान ट्रंप के उस दावे के जवाब में है जिसमें उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही थी। मार्क कार्नी एक अनुभवी अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के रूप में काम किया है। उनकी ये जीत ऐसे समय में आई है जब कनाडा के ऊपर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1812 का एक समय निकल कर आ रहा है। ये युद्ध ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका, जो अब कनाडा है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लड़ा गया था। उस समय अमेरिका ने ब्रिटिश क्षेत्रों पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, जिसमें कनाडा को अपने कंट्रोल में लेने का इरादा भी था। अमेरिकी सेना ने कई हमले किए, जैसे कि किंगस्टन हाइट्स, यॉर्क पर कब्जा, लेकिन ब्रिटिश और कनाडाई मिलिशिया ने मिलकर इन हमलों को नाकाम कर दिया। 1814 में वाशिंगटन डीसी पर ब्रिटिश जवाबी हमले के बाद ये युद्ध खत्म हुआ और कनाडा ने अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। ये ऐतिहासिक घटना आज की स्थिति से मिलती जुलती है, क्योंकि तब भी अमेरिका ने कनाडा को अपने अधीन करने की कोशिश करी थी और यहाँ भी एक बार फिर से चल रहा है। खैर, ये जो नए पीएम का भारत की तरफ रुझान दिख रहा है और ये भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं। अब वैसे अब देखने वाली बात होगी कि किस हद तक कनाडा चीज़ों को सही करता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।